फिल्म की शुरुआत एक आवाज़ से होती है जिसमें कहा जाता है कि ऐसे लोगों की कहानियाँ हैं जो संगीत बनाने की प्रतिभा के साथ पैदा हुए होते हैं, जो कि सच हैं। कुछ संगीत इतने शक्तिशाली होते हैं कि वो भूतकाल या भविष्य की आत्माएं वापस ला सकते हैं। प्राचीन पश्चिमी अफ्रीका में इसे सृजन कहा जाता था। यह उपहार उनके समुदायों के लिए उपचार ला सकता है, लेकिन यह बुराई को भी आकर्षित करता है। क्लार्क्सडेल, मिसिसिपी, अक्टूबर 1932। सैमी मूर एक चर्च में पहुंचता है जहां वो घायल अवस्था में दिखाई देता है। उसके चेहरे पर पंजे के निशान हैं और उसके हाथ में केवल एक टूटे हुए गिटार की गर्दन है। उसके पिता जेडोडियाह, जो पादरी हैं, गहरा प्रार्थना में लीन हैं। जब वह सैमी को देखता है तो वह उसे अंदर आने के लिए कहता है और उसे दिलासा देने की कोशिश करता है। जेडोडियाह अपने बेटे से कहता है कि वो संगीत से दूर होकर ईश्वर का अनुसरण करे और पश्चाताप करे, लेकिन सैमी अपने गिटार के बचे हुए हिस्से को कसकर पकड़े हुए चुप रहता है, जबकि उसके पिता यह सब कह रहे होते हैं। सैमी को एक दृश्य दिखाई देता है जिसमें कोई उसे बुरी तरह से चोट पहुंचा रहा होता है। फिर कहानी एक दिन पहले की ओर जाता है जहां सैमी के चचेरे भाई स्मोक और स्टैक नामक जुड़वां भाई शिकागो में रहने के बाद क्लार्क्सडेल लौट आते हैं। उन्होंने बदमाशों से पैसे चुराए हैं और किसी की आने की इंतजार कर रहे हैं। जल्द ही एक कार आकर रुकती है और उसमें से एक व्यक्ति बाहर निकलता है जिसका नाम है होगवुड, जो कि एक पूर्व कबीले का सदस्य है। वह उन्हें एक पुरानी सॉ मिल में ले जाता है जिस स्थान को स्मोक और स्टैक खरीदने की योजना बनाते हैं और उसे काला समुदाय के लिए एक जूक ज्वाइंट में बदलने की योजना बनाते हैं। वो होगवुड को कैश से भरा एक थैला देते हैं और उसे वार्न करते हैं कि यदि वह या उसका कोई भी साथी दोबारा वहां आए तो उसे मार दिया जाएगा। अगले सीन में जुड़वां भाई सैमी को लेने आते हैं और साथ मिलकर सड़क के किनारे एक गुप्त स्थान पर जाते हैं जहां उन्होंने सॉ मिल में होने वाली ओपनिंग पार्टी के लिए शराब से भरा एक ट्रक छिपा रखा है। अचानक एक सांप बाहर निकलता है, लेकिन स्मोक उसे तुरंत मार देता है। ट्रक की जांच करने के बाद स्मोक कहता है कि उन्हें इंतजार करना चाहिए और अगले सप्ताह के अंत में जूक जॉइंट खोलना चाहिए, लेकिन स्टैक जोर देता है कि यह आज रात ही होना चाहिए। स्मोक सहमत होता है, लेकिन कहता है कि उन्हें अलग होने की जरूरत होगी, किसी को ट्रक की रखवाली करनी होगी, इसलिए स्मोक वहीं रहता है, जबकि स्टैक और सैमी जूक जॉइंट का सेटअप के लिए निकल जाते हैं। स्मोक ट्रक स्टार्ट करता है और कुछ दोस्तों से मिलने के लिए शहर की ओर चला जाता है। जब वह वहां पहुंचता है तो उसे एक छोटी लड़की दिखती है और वह उसे ट्रक पर नजर रखने के लिए कहता है। वह उससे कहता है कि अगर कोई पास आए और ज्यादा देर तक आसपास रुके तो बस हॉर्न बजा देना। उसे इसके लिए हर मिनट 10 सेंट मिलता है, इसलिए वो राजी हो जाती है और स्मोक अंदर चला जाता है। अंदर उसका मुलाकात अपने पुराने दोस्त बो चाओ और उसके बेटी लिसा से होती है। स्मोक सॉ मिल की उद्घाटन रात के लिए एक साइन और अन्य चीजों के लिए मदद मांगता है, लेकिन अचानक लड़की हॉर्न बजाती है। स्मोक बाहर भागता है और देखता है कि दो लोग शराब से भरे ट्रक को चुराने की कोशिश कर रहे हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के वह एक को पीठ में और दूसरे को पैर में गोली मारता है, यह दिखाने के लिए कि वह गंभीर है। उनमें से एक व्यक्ति उसे पहचानता है और जल्दी से माफी मांगता हुआ कहता है कि उसे नहीं पता था कि यह स्मोक का ट्रक था, लेकिन स्मोक उसे फिर से गोली मारता है। शहर के लोग देखते हैं लेकिन घबराते नहीं हैं। वे जुड़वां भाइयों को जानते हैं और उनका सम्मान करते हैं। स्मोक वापस अंदर चला जाता है और बो चाओ को उन लोगों को संभालने के लिए कुछ पैसे देता है जिन्हें उसने अभी गोली मारी थी। फिर वह कहता है कि उसे सॉ मिल के लिए एक साइन बनाने के लिए किसी की जरूरत है। वो अपनी पत्नी ग्रेस को बुलाता है और वह इसे करने के लिए सहमत होती है क्योंकि स्मोक इस काम के लिए $14 देता है। इस बीच स्टैक सैमी को साथ लाता है जो ब्लूज संगीतकार बनने का सपना देखता है। स्टैक ट्रेन स्टेशन की तरफ जाता है एक बुढ़ा ब्लूज सिंगर के पास जिसका नाम डेल्टा स्लिम था और वह लोग ध्यान आकर्षित करने के लिए स्लिम से गाना बजवाया, जिससे थोड़ा भीड़ जमा हो गई। फिर पहले तो डेल्टा ने नौकरी लेने से इनकार कर दिया, लेकिन जब स्टैक उसे कुछ आयरिश बियर बेचने की पेशकश करता है जिसे वो पार्टी में बेचने की योजना बना रहे हैं, तो डेल्टा भी शामिल होने के लिए सहमत हो जाता है। तभी जुड़वा बच्चों की बचपन की दोस्त और स्टैक का पूर्व प्रेमी मैरी वहां आती है। वह इस बात से दुख है कि उनकी माँ के एक दिन पहले निधन के बाद भी उन्होंने उन्हें फूल या कोई संदेश नहीं भेजा, जबकि उनकी माँ भी उनके लिए माँ की तरह थी। इसी समय सैमी की मुलाकात पर्ल से होती है, जो एक विवाहित महिला है और जिसके साथ वह इश्कबाजी करता है और उसे जूक जॉइंट के भव्य उद्घाटन में आमंत्रित करता है। वापस आते समय स्मोक अपने पुराने दोस्त कॉर्नब्रेड को कपास के खेत में अपनी पत्नी थेरेस के साथ काम करते हुए देखता है। स्मोक उसे खेत से बाहर खींचता है और जूक जॉइंट के उद्घाटन के लिए उसे सिक्योरिटी के रूप में काम पर रखता है और गाड़ी चलाकर चला जाता है। बाद में स्मोक अपनी पत्नी एनी से मिलता है जो वूडू का अभ्यास करती है। वह उसे देखकर खुश नहीं होती है जब वह घर में मदद करने के लिए उसे पैसे देने की पेशकश करता है। वह यह कहकर मना कर देती है कि यह खून का पैसा है। एक बार उन्होंने अपना बच्चा खो दिया था जिसके कारण वो अब भी एक दूसरे से अलग रहते हैं। एनी उसे बताती है कि उसका वूडू अब तक जुड़वा भाइयों की रक्षा कर रहा है। जैसे ही सूरज डूबता है, रेमिक नाम का एक आयरिश मैन जो खून से लथपथ है एक रेसिस्ट जोड़े बर्ट और डॉन के घर की ओर दौड़ता है। वह उनसे अंदर जाने की विनती करता है तथा इंजनों से सुरक्षा के बदले सोने देने की पेशकश करता है। वे उसे अंदर आने देते हैं। कुछ ही देर बाद 6 लोगों का एक समूह आता है और जॉन को चेतावनी देता है कि रेमिक खतरनाक है।
लेकिन वह उन पर विश्वास नहीं करती और उन्हें भगा देती है। उनके जाने के बाद जोन घर में प्रवेश करती है और यह देखकर हैरान हो जाती है कि रेमिक एक पिशाच है जो बर्ट को भी काट लेता है और उसे भी पिशाच में बदल देता है। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया दे पाती, वे उसे भी पिशाच में बदल देते हैं। इस बीच भाइयों ने जूक जॉइंट खोला और एक बड़ी भीड़ दिखाई देती है, लेकिन जगह को चालू करने में उन्हें बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। स्टैक और एनी स्मोक से बात करते हैं और सुझाव देते हैं कि कुछ लोग प्रवेश शुल्क का भुगतान नकद के बजाय स्क्रिप्ट से करें। मैरी को भी बिना पैसे दिए प्रवेश दे दिया जाता है क्योंकि वह ब्लैक मदर की बेटी है। स्टैक सैमी को बजाने के लिए मंच पर लाता है। उसका संगीत गहरा और भावपूर्ण होता है और पूरी भीड़ मंत्रमुग्ध होकर शांत हो जाती है। यह संगीत इतनी खूबसूरत होती है कि यह आत्माओं को बुलाने लगती है। अचानक अलग अलग स्थानों से आए काला संगीतकार जूक जॉइंट के अंदर आ जाते हैं और उत्सव में शामिल हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे इमारत ऊर्जा से जल रही है, लेकिन कोई भी नाचना बंद नहीं करता। यह शक्तिशाली दृश्य रेमी, बर्ट और जोन का ध्यान आकर्षित करता है। ये पिचाश जूक जॉइंट पर आते हैं और ऐसा दिखावा करते हैं कि वो यात्रा करने वाले संगीतकार हैं जो संगीत से आकर्षित हो रहे हैं। वो संगीत बजाते हैं और अंदर जाने का प्रयास करता है, लेकिन स्मोक को कुछ गड़बड़ का आभास हो जाता है और वह उन्हें अंदर जाने से मना कर देता है। भले ही वे भुगतान करने की पेशकश करते हैं, लेकिन वह फिर भी मना कर देता है। जब वो जाने वाले होते हैं तो मैरी उनसे बात करने के लिए आगे आती है क्योंकि उसे पता है कि भाइयों को पैसों की जरूरत है। वो उसे सोने के पैसे देते हैं, लेकिन तब रीमिक की आंखें लाल हो जाती हैं और वह लार टपकाने लगता है। कुछ गड़बड़ होने का एहसास होने पर वह अपनी बंदूक निकालती है और जाने के लिए मुड़ती है, लेकिन रेमिक अचानक उस पर झपटता है और उसे भी पिशाच में बदल देता है। उसी समय कॉर्नब्रेड खुद को राहत देने के लिए बाहर निकलता है और स्लिम को सुरक्षा का प्रभार सौंपता है। बर्ट और जॉन कॉर्नब्रेड का मजाक उड़ाते हुए उसका ध्यान भटकाते हैं और उसे दूर ले जाते हैं। इस बीच जूक जॉइंट के अंदर सैमी पर्ल के साथ चुपके से चला जाता है। वह उसे एक निजी कमरे में खुश करना शुरू कर देता है, इस बात से अनजान कि स्मोक और ग्रेस को क्या हो रहा है। मैरी को वापस जूक जॉइंट में जाने दिया गया। पहले तो वह स्मोक को रिझाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर अपना ध्यान वापस स्टैक की ओर मोड़ लेता है। दोनों एक कमरे में जाते हैं और रोमांस करने लगते हैं। इस बीच फर्श पर मुसीबत पैदा हो जाती है। लोडेड डाइस खेलते हुए चीटिंग पकड़ जाने के बाद एक ग्राहक दूसरे के चेहरे पर रेजर से वार कर देता है। स्मोक ने मामले को संभालने के लिए कदम बढ़ाया और सैमी से स्टैक को बुला लाने को कहा, लेकिन सैमी को बीच में बुलाने में असहजता महसूस होती है, इसलिए वह हिचकिचाता है। स्मोक खुद वहां पहुंच जाता है और एक भयावह दृश्य देखता है। मैरी स्टैक की गर्दन काट रही होती है। हैरान होकर स्मोक अपनी बंदूक निकालता है और उन गोलियों को उस पर खाली कर देता है, लेकिन वह मरती नहीं है। इसके बजाय वह गुस्से में उठ खड़ी होती है और रात में गायब होने से पहले सभी को मारने का वादा करती है। स्मोक स्टैक की मदद करने के लिए दौड़ता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। वह मर जाता है। स्मोक और स्लिम जल्दी से जूक जॉइंट को खाली कर देते हैं और सभी मेहमानों को घर भेज देते हैं। केवल कुछ ही लोग अंदर रहते हैं, स्मोक, सैमी, एनी, स्लिम, पर्ल और ग्रेस। दरवाजे बंद होने के तुरंत बाद कॉर्नब्रेड आता है और अंदर आने की मांग करता है। एनी को लगता है कि कुछ गड़बड़ है और वह उसे जगह छोड़ने के लिए कहती है। इसके बावजूद कॉर्नब्रेड फिर अपनी मजदूरी मांगता है और जब स्मोक कॉर्नब्रेड को देने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, कॉर्नब्रेड जो एक पिशाच बन चुका है उस पर झपटता है और उसकी बांह काटता है। स्मोक तेजी से प्रतिक्रिया करता है और उसके चेहरे पर गोली मार देता है, जिससे वह पिशाच भागने पर मजबूर हो जाता है। एनी अब उन्हें बताती है कि वो पिशाचों से निपट रहे हैं। हालत तब और बदतर हो जाते हैं जब स्टैक, जो पहले मर चुका था, अचानक एक पिशाच के रूप में पुनः जाग उठता है। पहले तो वह ठीक होने के नाटक करता है और स्मोक से दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है। स्मोक दरवाज़ा खोलने के लिए चाबी ढूंढने जाता है, लेकिन स्टैक एक कोठरी से बाहर निकलता जाता है। एनी देर न करते हुए उसके चेहरे पर अचार वाले लहसुन का रस छिड़कती है, जिससे वह इमारत से भाग जाता है। इस बीच बाहर मौजूद पिशाच गाना और नृत्य करना शुरू कर देते हैं, जिससे वो सहित बाकी मेहमानों को खून के प्यासे राक्षसों में बदल देते हैं। पिशाचों की बढ़ती हुई भीड़ जूक जॉइंट के बाहर इकट्ठा होती है। उनका नेतृत्व मैरी, स्टैक, बर्ट और जॉन के साथ रीमिक कर रहा है। रीमिक आगे बढ़ता है और सच्चाई का खुलासा करता है। इन भाइयों को के ग्रैंड ड्रैगन हॉगवुड ने फंसाया है और बताता है जुड़वा भाई को मारने के लिए बर्ड और अन्य कबीले के लोगों को भेजने की योजना बनी थी। स्टैक ने कहानी की पुष्टि करते हुए कहा कि उसने बदलते वक्त खुद भी ये यादें देखी। रेमिक कहता है कि वह कबीले की नस्लवादी मान्यताओं को सहमत नहीं करता है। वह वास्तव में सैमी को चाहता है। उनका मानना है कि सैमी के संगीत में रेमिक के लंबे समय से खोया हुआ लोगों की आत्माओं को बुलाने की ताकत है। इसके बाद रेमिक भाइयों को एक प्रस्ताव देता है, पिशाच बन जाओ और हमेशा के लिए जीवित रहो, उसके बाद नस्लवाद और मृत्यु के दर्द से बच जाओ। लेकिन जब वो मना करते हैं तो वो ग्रेस और बो की बेटी लिसा को जान से मारने की धमकी देते हैं, यह समझते हुए कि बचने का कोई रास्ता नहीं है। बचे हुए लोग युद्ध की तैयारी करते हैं, दांव जुटाते हैं, बंदूकें लौट करते हैं और लहसुन लटकाते हैं। ग्रेस साहसपूर्वक पिशाचों को अंदर आने के लिए चिल्लाती है। वह अपने पिशाच पति बो पर धधकती आग के साथ हमला करती है और उन दोनों को एक ही आग में बलिदान कर बैठ देती है। स्लिम पिशाचों के एक समूह को लुभाने के लिए अपना हाथ काट लेता है और पीछा करते हुए पिशाचों को एक जाल में फंसा लेता है।
इसी बीच पर्ल सैमी के सामने ही घातक रूप से घायल हो जाता है, जिससे वह स्तब्ध रह जाता है। अन्य लोग जमकर लड़ते हैं और एक एक करके पिशाचों को गोली मार गिराते हैं। अराजकता के दौरान एनी को काट लिया जाता है और जानती हुए क्या होगा, वो पिशाच में बदलने से पहले स्मोक से उसे ख़त्म करने के लिए कहती है। भारी मन रखते हुए स्मोक उसको मार देता है। मैरी और स्मोक मानवता की झलक खत्म होते हुए देख दुख महसूस करते हैं। अगले ही पल स्मोक और स्टैक के बीच भयंकर लड़ाई हो जाती है, पर बाहर सैमी रेमिक से भागता हुआ नजर आ जाता है। पिशाच सैमी के चेहरे पर वार कर देता है, जो हमें स्टोरी की शुरुआत में दिखाया गया था। अब सैमी उससे लड़ता है और अपने जान के लिए सिल्वर से बना हुआ गिटार उसके खोपड़ी में दे मारता है। आश्चर्य से खोपड़ी से धुआं निकलता है और बाकी रहे गिटार रेमिक के सीने में घुसा देता है। अब सूरज उगता है और रीमिक आग की लपटों में घिर जाता है और बाकी पिशाच भी उसके पीछे झलकर राख हो जाते हैं। यह जानते हुए कि एक कबीला उनके पीछे है, स्मोक सैमी को भागने और खुद को बचाने के लिए कहता है। फिर वह हथियारों से पूर्ण होते हुए छिपकर कबीला का इंतजार करता है। जैसे ही कबीले के लोग अंदर घुसते हैं, वहाँ गोलीबारी और हत्या शुरू हो जाती है। वह गोलीबारी के दौरान उन लोगों को मारने के लिए वाहन पर ग्रेनेड भी फेंकता है। उसके पेट में भी गोली लगती है, लेकिन वह नहीं रुकता। वह एक के बाद एक बाकी लोगों को मार डालता है। अब अंत में होगवुड घायल स्थिति में दिखाया जाता है, जो पैसे देने की पेशकश करता है, मगर स्मोक उसे मार देता है। अब जब होगवुड मर गया, स्मोक को एनी और उनके खोए हुए बच्चे की आत्मा दिखता है। इधर अब सैमी चर्च पर आता हुए दिखाई देता है, जहां उसके बाप उससे संगीत छोड़ने की विनती करते हैं, लेकिन सैमी इनकार कर देता है। अब वह गिटार अभी भी हाथ में लिए उत्तर की ओर गाड़ी चलाता है। अब लंबे समय के बाद हम 1992 में सैमी को देखते हैं, जो अब एक बुढ़ा ब्लूज संगीतकार है, जो अभी भी संगीत गा रहा है। अब शो के बाद स्टैक और मैरी दिखाई देते हैं, जो वैसे की वैसे ही दिखाई देते हैं। वो लोग सैमी को मुस्कुराहट के साथ गले लगाते हैं। स्टैक की कहना है कि उस रात स्मोक ने उसे नहीं मारा और उसने सैमी को बुरे छाया से बचाने के लिए कहा था। स्टैक मानता है कि सैमी का उम्र लगभग खत्म होने वाला है और वो उसे पिशाच में बदलने की पेशकश करता है, ताकि वह लंबे समय तक जीवित रह सके और संगीत बनाता रहे। लेकिन सैमी विनम्रतापूर्वक मना कर देता है और सैमी की कहना है उसने काफ़ी कुछ देख लिया है और उसका मानना है कि जब समय आएगा उसके लिए वो तैयार है। और वो अपना गिटार उठाता है और पुराने दोस्तों के लिए एक अंतिम गाना बजाता है। जाने से पहले उसने स्वीकार किया कि उसे अभी भी उस रात के बुरे सपने आते हैं, और उसने यह भी कहा कि सूरज डूबने से पहले वह दिन उसके जीवन का सबसे अच्छा दिन था। स्टैक सिर हिलाता है। यह आखिरी बार था जब उसने अपने भाई को देखा था, आखिरी बार जब उसने सूरज को देखा था, और आखिरी बार जब उसने सचमुच फ्री फील किया था। और इस तरह से ये मूवी भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ऐसी ही मज़ेदार कंटेंट लाने के लिए या कहे मोटिवेशन के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।